नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे हैं जहां पे यूपीपीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वर्ष 2020 के GS1 के काफ़ी सारे सवाल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। उसके आगे के सवाल पे हम आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों एक आपको जानकारी देना चाहूँगा। हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम लोग क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इस संदर्भ में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 तक हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके। आज हम लोग 15th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ पूछी गई है वो है उदारीकरण। पूछा गया है उदारीकरण आखिर होता क्या है और भारत की सामाजिक संरचना पर यह किस प्रकार प्रभाव डालता है। यहाँ पे कोई कीवर्ड दोस्तों है नहीं, सीधा क्वेश्चन है। सबसे पहले बताना है लिबरलाइजेशन क्या है। तो इंट्रोडक्शन में आपको यहीं से शुरू कर देना है, बस आपको परिभाषित करना है उदारीकरण को। फिर इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि भी आप लिख सकते हैं, यानी आप LPG सुधारों के बारे में बात कर सकते हैं। फिर आप बताइए किस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके के इम्पैक्ट डालता है ये भारत के सोशल स्ट्रक्चर पर। ध्यान रखिए कि आपको अपना आंसर जो सीमित रखना है वो सोशल स्ट्रक्चर तक रखना है। इसके अलावा भी कोई आप पॉइंट लिखना चाहें जो इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक संरचना से संबंधित हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उनकी प्राथमिकता पीछे रहे। उनको अपने आंसर में बाद में लिखें, पहले उन्हीं पॉइंट्स को लिखें जो डायरेक्टली सोशल स्ट्रक्चर से संबंधित हों। दोस्तों अगर जब हमें इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो शुरुआत में लिखना होगा उदारीकरण क्या है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई सरकार द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो रेगुलेशन लगाए जाते हैं, भले ही आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो या फिर सामाजिक क्षेत्र में हो, जब हम उनको थोड़ा लूज़ करते हैं या जब हम उन प्रतिबंधों पे कुछ छूट देते हैं तो उसको हम कहते हैं उदारीकरण या फिर लिबरलाइजेशन। अगर दूसरे तरीके से इसको देखें तो दोस्तों ये क्या होता है, ये एक ऐसी नीति है जिसमें हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सके मार्केट में। और हमारा प्रयास ये रहता है कि अगर मार्केट में कोई एकाधिकार स्थापित किया हुआ है, किसी ने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है, तो उस मोनोपोली को हमको तोड़ना है। तो आप कैसे तोड़ेंगे? देखिए, ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज़ को आप अलाउ करेंगे कि वे आपके क्षेत्र में आके अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप कर सके, अपना प्लांट सेटअप कर सकें। तो तय बात है अगर उसी क्षेत्र में कई सारे लोग आ जाएंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा। और अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो अपने आप मोनोपोली जो है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन के चलते अब एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता के पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। अगर मुझे ये वाला प्रोडक्ट इससे नहीं लेना तो मैं इससे भी ले सकता हूँ, इससे भी ले सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में वही प्रोडक्ट के निर्माता अब बहुत सारे हो गए हैं। मोनोपोली के नुकसान ये थे दोस्तों कि अगर कोई एक प्रोडक्ट है और वो ये वाली इंडस्ट्री ही बनाती है तो वो अपने मनमाने दामों पर ये मुझे बेचेगी, और अगर मुझे इसकी ज़रूरत है तो मुझे लेना ही पड़ेगा, चाहे कितने ही दाम पे हम मेरे को लेना पड़े। ये समस्या एकाधिकार के साथ। लेकिन इसी प्रकार की अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एस्टैब्लिश हो गई जो ये प्रोडक्ट दे रही हैं, तो मैं देखूंगा बेहतर क्वालिटी कहाँ मिल रही है, मैं देखूंगा सस्ते दाम में कहाँ मिल रही है, और उसी अनुसार मैं अपनी चॉइसेस के अनुसार ये प्रोडक्ट खरीदूंगा। तो लिबरलाइजेशन से हमारा एक जो मेन उद्देश्य था वो यही था, मोनोपोली हमको ख़त्म करनी है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को अलाउ करना है कि हमारे क्षेत्र में आके वो अपना प्रोडक्शन या फिर समग्र रूप से अपना बिजनेस रन कर सकें। फिर दोस्तों आगे आप इसके साथ जुड़े हुए जो भी इम्पैक्ट हैं या जो भी प्रभाव हैं, भले ही नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उनका यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से हमने इसका उत्तर बनाया है। सबसे पहले उदारीकरण की हमने परिभाषा लिखी है। भाई अगर कोई प्रतिबंध सरकार द्वारा लगाए गए हों, भले ही राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या फिर आर्थिक क्षेत्र में, तो जिन नीतियों द्वारा वे लगाए गए हैं उस नीति में कुछ चीज़ों को लूजन अप करना, यानी कि आपको कई प्रावधानों में छूट वहाँ पे देनी पड़ेगी। और उदारीकरण यही है, जब आप रेगुलेशंस में थोड़ी छूट देते हैं
तो अगर मैं इसका समग्र रूप से व्याख्या करूंगा दोस्तों, तो आर्थिक नीति के संदर्भ में उदारीकरण निजी संस्थाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देता है, उसको प्रोत्साहित करता है और सरकार के विनियमन को कम करने का प्रयास करता है। तो इससे होगा क्या, जो एकाधिकार होगा, जो मोनोपोली होगी, वो हतोत्साहित होगी यहाँ पे। तो सार्वजनिक क्षेत्र में इस प्रकार के एकाधिकार लिबरलाइजेशन के वजह से समाप्त हो गए और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिसके लिए उदारीकरण ने ही एक मंच तैयार किया है। और इसका बेनिफिट हुआ हम लोगों को, यानी उपभोक्ताओं को। हमारे पास चॉइसेस बढ़ गई हैं, हम बेहतर क्वालिटी, हम गुणवत्ता पे फोकस कर सकते हैं और साथ ही जो हमको कम दाम में वो चीज़ देगा हम वही लेंगे। तो हमारी जब चॉइसेस बढ़ गई हैं, यानी कि किसी ना किसी रूप में उदारीकरण ने हमको सशक्त बनाया है। फिर हम 1991 पे चलते हैं दोस्तों, जब लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई थी LPG रिफॉर्म्स से। अब ये जो सुधार आए हैं, इसकी वजह से सरकार और व्यवसायों को सामाजिक कल्याण, रोजगार वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा और श्रम में सुधार जैसे मुद्दों को संबोधित करने में मदद मिली है। तो यानी ये आपके प्लस पॉइंट हो जाएंगे उदारीकरण से संबंधित। उसके अलावा जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि प्रतिस्पर्धा में इसने बढ़ोतरी की है, यानी कंपटीशन में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि मोनोपोली जो पहले चला करती थी वो समाप्त हुई है। अब मार्केट ओपन अप हुआ है, तो जो पहले लाइसेंस राज चला करता था वो भी अब समाप्त हुआ है। और ये सब जो चीज़ें हैं ये अल्टीमेटली बेनिफिट तो करेंगी कंज्यूमर को, यानी आपको और हमको, उपभोक्ताओं को। कई अध्ययन से ये भी पता चला है दोस्तों कि आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्र में श्रम की स्थिति में सुधार हुआ है। वहाँ पे जो वर्किंग क्लास थी, जो लेबर क्लास थी, उसकी कंडीशंस भी बेहतर हुई हैं। उसकी जो वर्किंग कंडीशंस थी उसमें सुधार आया है। तो इन सुधारों के कारण जो वेतन है वो बेहतर मिल पाता है। अब उत्पादकता में सुधार आया है, दक्षता में सुधार आया है और कोई औद्योगिक विवाद हैं तो उनको बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता है, उनका बेहतर समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ समस्याएं भी हैं जो उदारीकरण के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो उदारीकरण की वजह से किसी एक क्षेत्र में प्राइवेट इंडस्ट्री को अलाउ कर दिया कि आप आइए, वो आएंगी, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगी, तो ये बात तो तय है कि उनको जॉब जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको अपने यहाँ वर्क फोर्स चाहिए। और आमतौर पर जो प्राइवेट इंडस्ट्री हैं वो भी ऐसी ही क्षेत्र या ऐसी ही जगह चुनेंगी जहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा हो, वो ग्रामीण इलाके नहीं चुनेंगे। तो आमतौर पर ये भी देखा गया है कि ये अर्बन एरियाज़ में ही सेटअप करती हैं अपनी एंटिटीज़। इसकी वजह से जो व्यक्ति ग्रामीण इलाके में होता है उसको लगता है मेरे क्षेत्र में तो रोज़गार के अवसर इतने उत्पन्न हो नहीं रहे हैं, यहाँ पे अभी नई इंडस्ट्री आई है और एक नहीं ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आके सेटअप हुई हैं, तो यहाँ पे मुझे आसानी से काम मिल सकता है। तो वह अपने रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट कर जाता है। तो ये जो माइग्रेशन की प्रथा है, ये जो परंपरा चल उठी है, ये लिबरलाइजेशन के बाद और ज़्यादा प्रोत्साहित हुई है, इसमें बढ़ोतरी देखी गई है, जिसकी वजह से जो ये व्यक्ति है ये चला जाता है और पीछे इसका घर छूट जाता है, जहाँ पे सब कुछ महिला को ही संभालना पड़ता है। इसी कारण एक और समस्या उत्पन्न हो रही है जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर का फेमिनाइजेशन। आमतौर पर ये जो व्यक्ति है ये मेल मेंबर होता है एक फैमिली का, जो बाहर आ जाता है शहरीकरण के चलते, शहरी इलाकों में आ जाता है और पीछे अपनी खेतीबाड़ी की जो ज़मीन है वो छोड़ जाता है अपने घर वालों के पास। अब महिला को उस खेतीबाड़ी का भी ध्यान रखना पड़ता है और अपने पूरे घर का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसकी वजह से महिलाओं के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ गया है और कृषि में महिलाएं बढ़ती चली जा रही हैं। और क्योंकि हमको सोशल स्ट्रक्चर पे बात करना है तो आप ये भी कह सकते हैं इसी माइग्रेशन की वजह से अगर कोई व्यक्ति के बूढ़े माँ बाप पीछे गांव में रह गए हैं तो उसको उन लोगों को छोड़कर शहरों की तरफ जाना पड़ता है अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फिर बेहतर रोज़गार के अवसर के लिए। और ये फिर अकेलापन महसूस करते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अगर कभी बीमार हो गए तो इनकी सहायता करने के लिए इनके बच्चे यहाँ पे मौजूद नहीं होते। तो ये सब समस्याएं जो हैं ये जुड़ी हुई हैं उदारीकरण से। इसके अलावा इसकी वजह से हमारे देश में असमानता में वृद्धि हुई है, श्रम शोषण होता है, बाल श्रम जैसी कुरीतियाँ, बुराइयाँ आज देश में बहुत प्रेवलेंट हैं। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को सस्ते में काम करने वाला लेबर चाहिए तो वो बच्चे से भी काम कराने लगते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा पैसे मांगते नहीं हैं। हालांकि चाइल्ड लेबर कुछ इंजूरियस इंडस्ट्रीज़ में प्रतिबंधित किया गया है हमारे संविधान द्वारा, लेकिन फिर भी लिबरलाइजेशन के दौर के बाद से इस चीज़ में बढ़ोतरी देखी गई है। तो अगर हम बात करें तो दोस्तों लिबरलाइजेशन ने बहुत गहरा प्रभाव डाला है हमारे भारतीय समाज पर, जो आज तक उसमें देखा जा सकता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि इफ़ेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन क्या है या फिर उदारीकरण के प्रभाव क्या है,
यहाँ पे हम लोग समग्र रूप से उसके प्रभावों पे चर्चा करेंगे। पिछले हमारे क्वेश्चन में हमको सिर्फ सोशल स्ट्रक्चर तक ही सीमित रहना था। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सबसे पहले तो इसने भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि लाने का कार्य किया है। इसके लिए जो एलपीजी नियम थे या फिर एलपीजी सुधार थे वह बहुत प्रभावी उत्प्रेरक रहे हैं, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। जो भारत में आईटी इंडस्ट्री है दोस्तों वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और उनकी खुद की भी जो ग्रोथ हुई है उसके कारण वो आज वैश्विक स्तर पर बाकी कंपनीज से compete कर पा रही हैं। तो इसकी वजह से जो लोग ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयड हैं, उनकी जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। इनकम में बढ़ोतरी होगी तो बच्चे को बेहतर एजुकेशन मिल पाएगी, परिवार वालों को बेहतर खाना मिल पाएगा, वो लोग पौष्टिक भोजन कर पाएंगे, साथ ही उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो देखिए एक इनकम की बढ़ोतरी से कैसे जो बाकी सामाजिक संकेतक हैं, जो बाकी इंडिकेटर्स है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। फिर एक रोबस्ट मिडिल क्लास इमर्ज हुई है उदारीकरण की वजह से ही, क्योंकि जो लोग पहले लोअर स्ट्राटा हुआ करते थे, निचले स्तर पे रहा करते थे, अगर उनको बेहतर इनकम बेहतर वेतन मिलने लगा तो धीरे धीरे वो ये हायरार्की में थोड़ा ऊपर आ गए हैं, तो अब वो मिडिल क्लास के तौर पे पहचाने जाते हैं। तो इस प्रकार से एक मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ है। तो इससे ये तो साफ बात है कि गरीबी में कमी आई है, क्योंकि वो व्यक्ति एक समय गरीब हुआ करता था, अब उसकी जॉब लग गई, उसको बेहतर पैसे मिलने लगे, तो धीरे धीरे वो इस वर्गों की हायरार्की में थोड़ा ऊपर आ चुका है। यहाँ पे उसको अब मिडिल क्लास के वर्ग में रख दिया गया है और अब वह गरीब नहीं रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है, इससे मैं समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि गरीबी में कमी आई है। उसके अलावा जो भारतीय बिजनेस है उनको अब कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है हर एक क्षेत्र में। इसने उपभोक्ताओं के लिए विकल्प बढ़ा दिए हैं, जो हम अपने आंसर में डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि इकोनॉमिक रेगुलेशंस को थोड़ा ईज अप किया गया है, यानी आर्थिक नियमों में थोड़ी ढील दी गई है, इसकी वजह से अब अधिक विदेशी निवेश भारत में आकर्षित हो सकता है, जिससे कि वो भारत में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में मदद कर सकता है, जिससे कि वह समग्र रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान देगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे इरिगेशन के ऊपर सवाल पूछा गया है और पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में हो रहे परिवर्तन को रेखांकित हमको करना है। मतलब जैसे जैसे चेंजेस आते जा रहे हैं उस ही दिशा में आपको अपना आंसर बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हम करते हैं किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड देते हुए या किसी की डेफिनेशन देते हुए या फिर किसी की इम्पोर्टेंस बताते हुए, वैसे ही यहाँ इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि सिंचाई जो है उसको क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है एग्रीकल्चर के लिए, यानी कृषि में सिंचाई का आखिर महत्व क्या है। फिर आप आगे उल्लेख कर सकते हैं सिंचाई में क्या क्या शामिल होता है। फिर क्योंकि सवाल में पूछा गया उत्तर प्रदेश के बारे में, इंट्रोडक्शन के बाद आप इसको जोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश में हो रही सिंचाई के ऊपर और बताइए अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार की सिंचाई प्रसिद्ध है। और फिर यहाँ पे आप तथ्य लिखने का प्रयास करें, आप एग्जाम्पल्स दीजिए, आप उदाहरण लिखने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जब आप आंसर करेंगे तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं इरिगेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। आप लिखिए कि कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो इरिगेशन है वो एक प्रमुख कारण या एक प्रमुख टूल की तरह हमारे सामने आता है। अब आप लिखेंगे इरिगेशन का मायने क्या होता है। भाई इसका आसान शब्दों में ये मायने है कि आपको अपनी फसल तक पानी पहुंचाना है। अब उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप यहाँ पे वेल्स या फिर कुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बोरिंग से पानी खींचकर आप यहाँ पे पानी दे सकते हैं। आप केनाल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक प्रचलित तरीका रहा है इरिगेशन का। हालांकि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, इसमें पानी का जो है वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो तो बात की बात है। पहले हम बात कर रहे हैं किस किस ज़रिए से आप सिंचाई कर सकते हैं या फिर पानी वहाँ पहुँचा सकते हैं। आप कैनाल से दे सकते हैं, उसके अलावा आप टैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर कोई तालाब है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पॉन्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। और अल्टीमेटली अगर कोई अंडरग्राउंड सोर्स है तो आप उसके इस्तेमाल से पानी जो है अपने खेतों तक, अपनी फसलों तक पहुँचा सकते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया है इसको हम लोग इरिगेशन कहते हैं। और यही इरिगेशन कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। तो ऐसे तो आप इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, जहाँ पे आपने इरिगेशन के बारे में बताया और ये बताया कि क्यों ये महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर के लिए।
फिर आप आगे ये बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से अलग अलग सिंचाई के साधनों को इस्तेमाल किया जा रहा है और उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो इस क्षेत्र में ज़्यादातर सिंचाई की जाती है वो दो माध्यम से की जाती है। एक तो वेल्स के थ्रू या फिर कुओं के थ्रू, और दूसरा ट्यूब वेल्स के थ्रू यानी नल कूपों के माध्यम से। उसके अलावा हालांकि यहाँ पे कैनाल इरिगेशन भी प्रचलित है, यानी नहरों की मदद से भी यहाँ पे सिंचाई की जाती है। फिर इसको बताने के लिए आप यहाँ पे गंगा के कैनाल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, या गंगा नहर से जो सिंचाई की जाती है उसका यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं। और फिर अगर आपको मालूम हो तो आप कुछ क्षेत्रों का भी यहाँ जिक्र कर सकते हैं जहाँ पे इस नहर के माध्यम से इरिगेशन किया जाता हो या फिर सिंचाई की जाती हो। हालांकि फिर आपको लिखना है दोस्तों कि अगर देखें तो धीरे धीरे ये जो कैनाल इरिगेशन है इसकी जो प्रचलन है, इसका प्रेवलेंस है वो कम होता चला जा रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको बताना है क्या परिवर्तन आ रहा है, तो ये दिखाना पड़ेगा कि पहले तो ये बहुत प्रचलित माध्यम हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके यूजेज में डिक्लाइन हो रहा है। और उसके पीछे कई सारे कारण भी हैं। भाई अगर मैं कारण की बात करूं दोस्तों, तो जब आप नहरों के माध्यम से कहीं पे पानी देते हैं तो आप सोचिए इतनी बड़ी मात्रा में उस क्षेत्र में पानी जा रहा है, तो फसलों तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारा जो पानी है वो ऊपर इवेपोरेट हो जाता है, वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वाटर का लॉस होता है और वाटर की यूज़ एफिशिएंसी भी नहीं मिल पाती। दूसरा ये जो है ये टारगेटेड कम है, ये क्या करेगा आपके पूरे खेत में पानी दे देगा, लेकिन मेरी एक जो फसल है उसको यहाँ पे ज़्यादा पानी चाहिए था या फिर इसको अपनी जड़ों में पानी चाहिए, तो संभव है कि ये पानी यहाँ तक पहुँच ही ना पाए। या फिर ये भी संभव है कि पूरा जो क्षेत्र है उसमें ही पानी पूरी तरीके से भर दिया जाए। तो अगर किसी फसल को कम पानी चाहिए होगा तो ये उसमें किसी भी तरीके से विशिष्ट व्यवहार नहीं करेगा। तो ये सब मुद्दों के चलते धीरे धीरे दोस्तों नहरों की सिंचाई के माध्यम के रूप में जो उपयोगिता है वो कम होती जा रही है। फिर अगर हम लोग उत्तर प्रदेश क्षेत्र के पठार क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे टैंक का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। साथ ही यहाँ पे अब ड्रिप इरिगेशन बनाने के लिए कार्य करा जा रहा है, और ये जो पहल है ये उत्तर प्रदेश सरकार के शुगर केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की है। अब अगर ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो आप समझिए दोस्तों, इस प्रकार से एक पाइप हमने लगा दिया है और छोटे छोटे उसमें ऐसे छेद कर दिए हैं। अब अगर यहाँ से हम लोग पानी की धार उसमें छोड़ेंगे तो जहाँ पे छेद है वहाँ धीरे धीरे करके पानी थोड़ा रिसेगा, थोड़ा इस एरिया में जाएगा, और ये जो छेद होंगे यहीं पे कोई फसल लगी होगी। तो मेनली क्या होगा, ड्रिप करके यानी बूंद बूंद करके उस फसल की जड़ तक पानी जा पाएगा। तो ये ज़्यादा टारगेटेड है और इसकी वाटर यूज़ एफिशिएंसी भी बेहतर है, इसीलिए अब हम इसकी तरफ स्विच करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों ये समझिए कि जो पहले कैनाल के थ्रू किया जाता था, फिर हमको मालूम पड़ा कि ये जो है इसमें पानी का वेस्टेज बहुत है, तो हमने धीरे धीरे इससे स्विच करना शुरू कर दिया। और जो अभी सबसे बेहतर मेथड है ड्रिप इरिगेशन का, जिसमें कम पानी के इस्तेमाल से फसल की बेहतर उपज प्राप्त की जा सकती है, हम लोग उसकी ओर स्विच कर रहे हैं। तो जो परिवर्तन हो रहा है यही आपको दिखाना है अपने इस आंसर में। अब दोस्तों देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार बनाया है। सबसे पहले आपको वही लिखना है कि जो इरिगेशन है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और होती क्या है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें कुओं के माध्यम से, नहरों से, टैंकों से, नलकूपों से, तालाब से और अन्य भूमिगत स्रोतों के माध्यम से फसलों तक पानी पहुंचाया जाता है। तो ये आपने इसको परिभाषित कर दिया, डेफिनेशन लिख दी, ऊपर आपने लिख दिया कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर अब हम उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक बात करने लगते हैं। देखिए यहाँ पे जो ज़्यादातर इरिगेटेड एरिया है क्षेत्र का, उसमें या तो कुओं की मदद से या फिर नलकूपों की मदद से सिंचाई की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे नहरों से सिंचाई भी प्रेवलेंट थी, वो एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता था। हमने यहाँ पे गंगा नहर का एग्जाम्पल दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, ईटा, फतेहपुर, इलाहाबाद और कानपुर जिलों में करीब 4.5 लाख हेक्टेयर की जो एग्रीकल्चरल भूमि थी, कृषि भूमि थी, उसमें सिंचाई की जाती थी। लेकिन फिर उसके बाद इसकी दक्षता पे सवाल उठने लगे। इसकी एफिशिएंसी इतनी बेहतर थी नहीं, इसमें पानी का ज़्यादा वेस्टेज होता था। इसकी वजह से अब धीरे धीरे इसके द्वारा जो सिंचाई की जाती है उसमें गिरावट देखी जा रही है। उसके अलावा यूपी में कुछ और सिंचाई के प्रमुख स्रोत भी हैं, जैसे तालाब, जैसे झीलें। हालांकि तालाब या फिर टैंक की बात करें तो ये चट्टानी पठारी क्षेत्र में अधिक की जाती है,
यानी इससे जो सिंचाई की जाती है वो आपको पठारी क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर अभी हम लोग ड्रिप इरिगेशन पे भी फोकस कर रहे हैं। ये जो ड्रिप सिंचाई संयंत्र हैं ये उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास विभाग द्वारा स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2021-22 के दौरान करीब 30,000 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र इस योजना का फायदा उठा पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल के तौर पे छेद कर दिए पाइप में, यहाँ से पानी आप देंगे तो धीरे धीरे करके इधर से पानी निकलेगा, यहीं पे फसल आपकी लगी होगी तो उस फसल तक पानी पहुँचेगा और उतना ही पहुँचेगा जितनी उस फसल को ज़रूरत है। यानी वाटर का जो वेस्टेज है, जो जल का वेस्टेज है वो रुक जाएगा, अत्यधिक जल बर्बाद नहीं होगा। तो इसीलिए इस तकनीक से हम लोग कोशिश करते हैं पैदावार बढ़ाएं और साथ साथ पानी की भी बचत करें। अब अगर हम लोग विभिन्न क्षेत्रों को देखें तो तुलना करने पे यह स्पष्ट होता है बुंदेलखंड क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र में सिंचाई की जो सुविधा है वह अधिक विकसित है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ अपना उत्तर समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने लिखा है, सरकार ने सिंचाई प्रणाली के प्रावधान में प्रशंसनीय कार्य किया है। हालांकि अभी भी कुछ क्षेत्र हैं जिसमें सिंचाई की सुविधाओं की कमी है या फिर अभाव है, या फिर सिंचाई का पानी वहाँ पे नियमित तौर पे पहुँचता नहीं है। तो सरकार को अब करना ये चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों पे गौर करना चाहिए और इस क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के जल्दी से जल्दी प्रयास करने चाहिए। तो इस क्षेत्र की उत्पादकता भी बढ़ेगी और क्षेत्र का समग्र रूप से आर्थिक विकास होगा। फिर दोस्तों चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे ज्वालामुखी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ज्वालामुखी के उद्गार के कारण क्या हैं, उनकी विवेचना आपको करनी है और इसके लावा के निक्षेपण से बनने वाली जो भू आकृतियाँ हैं उनका आपको वर्णन करना है। यानी वोल्केनिक इरप्शंस के कॉजेज़ क्या हैं और लावा से या फिर लावा के डिपोजिशन से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, इसके ऊपर आपको यहाँ पे लिखना होगा। जो कीवर्ड है वो है डिस्कस और डिस्क्राइब। तो एक तो डिस्क्राइब है ही, यहाँ पे डिस्कस भी है। यहाँ पे एक तो आपका है वर्णन करना और दूसरा है विवेचना करना। तो दोस्तों इसको जब हम देखते हैं तो डिस्क्राइब में तो बेसिकली जो भी चीज़ है उसी को विस्तार से आपको बताना होता है। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आपको लिखना है, इसमें खास ऐसा होता नहीं। कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई चीज़ पूछी हो, बस उसको विस्तार से बता दीजिए। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं लावा के डिपोजिशन से, तो आप बस लैंडफॉर्म को लीजिए, एक एक करके उनको थोड़ा बहुत बता दीजिए और इस प्रकार से आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। अगर डिस्कस की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको अलग अलग कारक लेने होते हैं और वे किस प्रकार से किसी एक प्रोसेस को प्रभावित करते हैं उसके बारे में बताना होता है। यानी अगर वोल्केनिक इरप्शन के ये कॉजेज हैं ABCD, तो आपको बताना होगा कैसे वो वोल्केनिक इरप्शन करवाते हैं, कैसे इस प्रक्रिया को वो प्रभावित करते हैं। तो इसका जब आप उत्तर शुरू करेंगे तो अब आप जब शुरुआत करेंगे दोस्तों तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं ज्वालामुखी के बारे में। फिर जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कॉजेज होते हैं वोल्केनिक इरप्शन के, यहाँ पे आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। एंड में दोस्तों आपको ये बताना होगा कि कौन कौन से अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनाता है लावा अपने डिपोजिशन से। तो दोस्तों इसका आंसर करते वक्त आप सबसे पहले लिखेंगे कि बेसिकली वोल्केनो होता क्या है। तो आप लिखेंगे कि जो पृथ्वी है उसकी सतह के नीचे इतनी गर्मी होती है कि जो पत्थर है, जो चट्टानें हैं वो पिघल जाती हैं। पिघल के ये मोल्टन रॉक्स ऊपर धीरे धीरे पहुंचते हैं और ऊपर इस जो सरफेस मौजूद है इसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं, यानी इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। जब तक ऊपर वाले सरफेस के पास इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि वह नीचे से आ रहे इस मोल्टन रॉक को रोक सके तब तक वह रोकता है, वरना जब उसकी ये शक्ति समाप्त हो जाती है तो ये छोटी छोटी दरारों से इस प्रकार से बाहर आता है। नीचे जब ये आ रहा होता है तब इसका नाम होता है मैग्मा और जैसे ही ये सतह के बाहर आ जाता है तब हम इसको लावा कहते हैं। तो इससे ज्वालामुखी का निर्माण होता है। भाई ज्वालामुखी क्या है? जब लावा किसी एक ओपनिंग से बाहर आता है वो एक्सप्लोजिव भी हो सकता है और वो शांत भी हो सकता है। बेसिकली होता यही है कि लावा बाहर आएगा किसी एक ओपनिंग से और साथ में अपने ऐश लाएगा, धुआं लाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों शुरुआत आप ये कहते हुए कर सकते हैं कि वोल्केनो इस प्रकार से फॉर्म होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं किस प्रकार से या कौन कौन से फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं वोल्केनिज्म के साथ, किस वजह से वोल्केनिज्म आता है। तो सबसे पहले तो आप प्लेट टेक्टोनिक की यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, यानी प्लेट विवर्तनिकी की आप चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है, जब दो प्लेट्स या जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है जिसके ऊपर
ओशियन और कॉन्टिनेंट समाया हुआ है। जब उन प्लेट्स का परस्पर मूवमेंट होता है तो कई बार ये होता है कि एक दूसरे से टकराकर इनमें से एक प्लेट जो ज़्यादा घनत्व वाली होती है वो दूसरी के नीचे चली जाती है, और जो दूसरी वाली है जिसका घनत्व कम होता है वो इसके ऊपर रहती है। अब ऐसे में दोस्तों ये जो नीचे वाली प्लेट है जो सबडक्ट हो रही है वो जब इतना नीचे चली जाती है कि मैंटल के लेवल तक पहुंच जाती है, तो यहाँ पर जो तापमान है वो इतना ज़्यादा होता है कि जो प्लेट आ रही है इसमें जो पत्थर हैं उनको ये पिघला देता है। ये पत्थर पिघल के धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठते हैं क्योंकि ये हल्के हो जाते हैं और मैग्मा के रूप में ये ऊपर उठते हैं। फिर जैसे मैंने बताया ये अपने ऊपर वाली जो प्लेट है जो सतह है उस पर जोर लगाते हैं। जब तक ऊपर वाली प्लेट की क्षमता इनको रोकने की ज़्यादा है तब तक वह रोकती रहती है, लेकिन फिर भी ये नीचे से जोर लगाते रहते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जब नीचे जो जोर लगा रहे हैं वो ज़्यादा हो जाता है इसकी रोकने की क्षमता से, तो ये धीरे से ऐसे ऊपर आके निकल जाते हैं और इस प्रकार से ये वोल्केनिक प्रोसेस में रिजल्ट करते हैं। तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक है ये कहीं ना कहीं वोल्केनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। फिर दूसरा दोस्तों सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में लिख सकते हैं आप। दोस्तों ओशन प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट या फिर दो ओशन प्लेट्स जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं तो यहाँ पे इसको हम लोग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं। अब इसमें होता यह है कि जब ये इस प्रकार गति करेंगे तो नीचे से मैग्मा यहाँ से वो ऊपर आ जाएगा और यहाँ से निकलने लगेगा। हालांकि इसके पीछे भी बहुत टेक्निकल प्रोसेस है पर हम उसको ना समझते हुए बस ये समझते हैं दो प्लेट्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं जिसकी वजह से नीचे से लावा या मैग्मा आके बाहर निकल रहा है। इनफैक्ट मैग्मा होगा तब तक अंदर रहेगा, जब बाहर आके निकलेगा तब वो लावा बन जाएगा। तो ये मिड ओशनिक रिजेस का निर्माण करता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये प्लेट एक दूसरे से दूर क्यों मूव कर रही हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा सरफेस है इसके नीचे मैग्मा की साइकिल्स चलती रहती हैं इस प्रकार से। तो देखिए जो साइकिल है वो ऐसे जब चलेगी तो इस प्लेट को भी इधर की तरफ पुश करेगी और जो साइकिल ऐसे चलेगी तो वो इस प्लेट को इधर की तरफ पुश करेगी। तो उसके परिणाम स्वरूप ये वाली जो प्लेट है धीरे से इसका मोशन इधर की तरफ हो जाएगा और इस वाली प्लेट का मोशन इधर की तरफ हो जाएगा। और जब आप दोनों को एक दूसरे की तुलना में देखेंगे तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी और जो मैग्मा है वो बीच से बाहर आ रहा होगा। तो ये भी एक कारण बनता है वोल्केनिक इरप्शन का। फिर दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कोई मैग्मा ऊपर आते आते जम जाता है और वो क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाता है, तब वो हो जाता है भारी और वो वापस नीचे गिर जाता है जहाँ पे मैग्मा सारा होता है या फिर जिसको हम बैथोलिथ भी कहते हैं। तो जब नीचे गिर जाता है वो, तो आप समझिए अगर कोई एक बाल्टी पानी रखा हुआ है, आपने उसमें एक ईंट या एक पत्थर डाल दिया तो यहाँ से छलक के पानी बाहर आ जाएगा। तो वही एक प्रोसेस होता है जब ये क्रिस्टल फॉर्म में मैग्मा जो हो चुका है ये इधर गिरता है तो इधर से मैग्मा छलकने लगता है और जब ये इधर से छलकता है तो वो इतनी तेज़ी से ऊपर जाता है कि वह सतह को तोड़ के इस फॉर्म में बाहर आता है और ये भी एक वजह होती है वोल्केनिक फॉर्मेशन की। तो अब दोस्तों देखते हैं इसका हमने उत्तर किस प्रकार से लिखा है। सबसे पहले वही वोल्केनो को हमने डिफाइन किया है। लावा और राख के विस्फोट को हम ज्वालामुखी कहते हैं। होता क्या है, नीचे पिघली हुई चट्टान होती है वो धीरे धीरे ऊपर आ रही होती है, इसका नाम मैग्मा होता है। जब यह चट्टान ऊपर धरती की सतह तक आ जाती है तो वो ऊपर वाली सतह पे अपना जोर लगाती है। जब ऊपर वाली सतह की क्षमता इतनी होती है कि वह इसके जोर पर हावी हो जाए तब तक तो वह उसको आने नहीं देती, लेकिन जब नीचे वाली फोर्स ज़्यादा हो जाती है ऊपर वाली सरफेस के रोकने के क्षमता के संदर्भ में, तब यह उसको तोड़कर ऊपर इस तरीके से निकल जाती है। या फिर अगर ऑलरेडी कहीं पर दरार पड़ी होती है तो ये उस दरार से निकल जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग वोल्केनिज्म कहते हैं। यही यहाँ पे लिखा है, आप इसके बारे में लिखकर अपने क्वेश्चन का आंसर देने की शुरुआत कर सकते हैं। फिर दोस्तों ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी के उद्गार के कारक हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्लेट विवर्तनी की, जिसमें होता क्या है, जो लिथोस्फेरिक प्लेटें हैं वो एक दूसरे के परस्पर कोई मूवमेंट करती हैं, या तो पास आती हैं या दूर जाती हैं। उस मूवमेंट के वजह से जो ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट होती है वो कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे चली जाती है और ये दूसरी है ये उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब ये जब मैंटल तक पहुंच जाएगी तो इसके साथ जो भी पत्थर है वो पिघल के ऊपर उठने लगेंगे और यहाँ पे बाहर निकल के ज्वालामुखी का निर्माण करेंगे। फिर सागर नितल प्रसरण या फिर ओशंस फ्लोर स्प्रेडिंग, जो मैंने बताया नीचे ऐसे मैग्मा के साइकिल चलते हैं जिसकी वजह से जो ऊपर की प्लेट होती हैं वे प्रभावित होती हैं और इस दिशा में मूव करती है।
यहाँ वाली जो प्लेट है वो इस दिशा में मूव करेगी, जिसके चलते यहाँ से मैग्मा बाहर आएगा और ये मिड ओशियनिक रिजेस भी बनाती हैं। फिर हमने दोस्तों ये तो पहले ही आपको बता दिया कि जो ऊपर का सरफेस होता है, जब तक वो स्ट्रांग रहेगा, उसकी फोर्स स्ट्रांग रहेगी, तब तक मैग्मा नीचे से ताकत लगाता रहेगा लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा। परंतु अगर वो वीक है, कमज़ोर है, तो वो मैग्मा द्वारा लगाए गए प्रेशर को सहन नहीं कर पाएगी और मैग्मा इसको तोड़ के यहाँ से बाहर आ जाएगा और लावा का फॉर्म ले लेगा। तो ये हमने पहले ही समझ लिया है। फिर दोस्तों जब मैग्मा ऊपर आते वक्त कभी क्रिस्टलाइज हो जाता है या फिर एक क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाता है, तो वो भारी हो जाता है और भारी होके चेम्बर के नीचे आ जाता है जहाँ पे बहुत सारा मैग्मा पहले ही होता है। जब मानिए इस प्रकार का कोई बड़ा सा पत्थर इस चेम्बर में गिरेगा तो दूसरी तरफ से जो मैग्मा है वो बाहर की तरफ छलकने की कोशिश करेगा। अगर उसके ऊपर कोई ऐसी वीक सरफेस रहेगी तो ये उस सरफेस को तोड़कर ऐसे बाहर आ सकता है और इसको हम कहते हैं मैग्मा का क्रिस्टलीकरण, जो कि एक कारक है ज्वालामुखी के उद्गार का। फिर दोस्तों प्लेट मूवमेंट जिस पे हमने चर्चा कर ली वो अलग था, ये वाला लोकल हॉटस्पॉट के बारे में बता रहा है। अब दोस्तों मानिए कहीं समुद्र के नीचे एक ज्वालामुखी है जो इस प्रकार से फूट रहा है। उसी समय अगर कोई प्लेट इसके ऊपर से इस तरीके से निकलती है तो ये ज्वालामुखी उस प्लेट की सतह को तोड़कर ऊपर की तरफ आ जाएगा और उस प्लेट पे इस प्रकार से लावा का अलग अलग लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होगा। आमतौर पर अगर जो लावा है वो पतला है तो उसमें दूर तक बहने की क्षमता होगी, तो वो फ्लड प्लेन्स बनाएगा या फिर वो लावा प्लेटूज बनाएगा। ये जो फ्लड प्लेन है दोस्तों, इसको हम वोल्केनिज्म के संदर्भ में बात कर रहे हैं। फ्लड प्लेन्स रिवर द्वारा भी निर्मित होते हैं, आप उसको मत समझिएगा, ये वोल्केनो के संदर्भ में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप समझिए कि कोई लावा प्लेट्यू का फॉर्मेशन हो सकता है इस प्रकार के मूवमेंट की वजह से। और इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो डेक्कन लावा प्लेट्यू है। और यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर जो हॉटस्पॉट है वो आप हवाई द्वीप मान सकते हैं या फिर रीयूनियन द्वीप मान सकते हैं। अब दोस्तों ये बताता हूँ मैं कि क्या क्या भू आकृतियाँ बनती है लावा के डिपोजिशन की वजह से। सबसे पहले ज्वालामुखी हमने बताया ही है कि जो है मैग्मा ऊपर आता है वो इस तरीके से विस्फोट करता है, फिर धीरे धीरे जब वो जम जाता है तो ये इस तरीके का वोल्केनो का फॉर्म ले लेता है। ये एक एक्सट्रूसिव आकृति है क्योंकि ये पृथ्वी की सतह के बाहर बनती है। हालांकि कुछ प्रकार की ऐसी आंतरिक आकृतियाँ भी बनती हैं और वो तब बनेगी जब जो लावा जो मैग्मा है बेसिकली वो पृथ्वी की सतह के नीचे ही ठंडा हो जाएगा। अब अगर यहीं पे ठंडा हो गया तो वो ऊपर बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि जितना ठंडा होता जाएगा उतना वो जमता जाएगा और वो पत्थर या रॉक में कन्वर्ट होता जाएगा और यहाँ पे हमको वोल्केनिक रॉक फिर उसके परिणाम स्वरूप मिलते हैं। तो कई सारी ऐसी आकृतियाँ होती हैं जब लावा पृथ्वी के सरफेस के अंदर ही माफ़ कीजिएगा, जब मैग्मा पृथ्वी के सरफेस के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो यहाँ पे जम के वो कुछ भू आकृतियाँ बनाता है। और कई सारे वोल्केनोज इस प्रकार से पृथ्वी की सतह के नीचे भी हैं और जो लावा मैग्मा ऊपर आ गया और वो लावा बन गया और उसने इस प्रकार से जम के निक्षेपण से एक वोल्केनो बना दिया, उसको हम लोग एक्सट्रूसिव वोल्केनो कहते हैं। इसको हम लोग इंट्रूसिव, क्योंकि सतह के नीचे है ये, इसको हम इंट्रूसिव वोल्केनो कहते हैं। उसके अलावा अलग अलग प्रकार के ज्वालामुखी हो सकते हैं, जैसे कि सिंडर कोन्स हो सकते हैं, शील्ड वोल्केनो हो सकते हैं या फिर कंपोजिट वोल्केनोज हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है वोल्केनो की आकृति कैसी है। देखिए कुछ वोल्केनो बस इतने से हाइट के होंगे, कुछ इससे थोड़े से बड़े होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत विशालकाय होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। फिर वहीं पे आपने देखा किस प्रकार से एमओआर्स बनते हैं। तो मैंने बताया कि जो दो प्लेट्स हैं वो नीचे मैग्मा की साइकिल की वजह से एक दूसरे से दूर जाती हैं, यहाँ से निकलता है लावा और ये जमता चला जाता है। अब जैसे जैसे ये प्लेट इस तरफ मूव करेगी ये लावा इसके ऊपर जमता जाएगा। तो जो ये दूर यहाँ पे लावा होगा या जमा हुआ वोल्केनिक रॉक होंगे वो पुराने होंगे क्योंकि ये सरक के यहाँ तक आए हैं, और जो यहाँ पे होंगे ये नए नए होंगे क्योंकि ये अभी अभी बन रहे हैं। तो ये इस प्रकार से जो ये प्रोसेस हो रहा है, ये बनती जा रही है एक पूरा फ्लोर, इसको हम ओशियन फ्लोर कहते हैं। और वहीं पे साथ में एमओआर्स का भी निर्माण होता है, मिड ओशियनिक रिजेस का। फिर हम लावा डोम्स की बात करते हैं या फिर लावा गुंबद। अब यहाँ पे लावा गाढ़ा है तो वो ज़्यादा तेज़ ज़्यादा दूर तक बह नहीं पाता। अगर ये सतह तक आ भी गया तो जहाँ से ये निकल रहा है, यानी जो ज्वालामुखी का फॉर्मेशन का जगह है, जो प्लेस है, उससे ज़्यादा दूर तक ये बह पाता नहीं है क्योंकि ये गाढ़ा है। तो ये एक बड़े गुंबद की तरीके से जम जाता है, ये एक इस प्रकार का कुछ बनाता है और इसको हम लोग लावा गुंबद कहते हैं।
अब ये भी डिपोजिशन से ही बना है लावा के। फिर लावा प्लेट्यूज बनते हैं दोस्तों, जैसे मैंने बताया डेक्कन प्लेट्यू इसका एक एग्जाम्पल है। ऐसे में जब लावा पतला होता है तो वो दूर दूर तक बह सकता है। तो जब लावा ऐसे निकल के दूर तक बहता है तो वो इस प्रकार की चादर बना लेता है एक, और जब वो जमता है तो वो प्लेट्यू का निर्माण करता है। इस प्रकार का प्लेट्यू आपको डेक्कन एरिया में दिखेगा, उसको हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, जब भारत में मतलब भारत के मेनलैंड पे कोई भी ज्वालामुखी का आपको अंश नहीं दिखता, कोई ज्वालामुखी है नहीं, तो नीचे ये वोल्केनिक रॉक्स मिलते कैसे हैं, वोल्केनिक सॉइल कैसे है, या ये लावा प्लेट्यू कैसे हो सकता है? क्योंकि हमको मालूम है भारत में जो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है वो तो बैरन आइलैंड पे है और वो बहुत दूर है, वो डेक्कन प्लेट्यू तो बना नहीं सकता। तो दोस्तों ये वही प्रोसेस है जो मैंने हॉटस्पॉट के समय आपको समझाया था कि एक समुद्र के नीचे कोई इस प्रकार का वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, और आप समझिए इस समय इंडिया का जो ये पूरा प्लेट है ये इसके ऊपर से निकल रहा है। तो जब यहाँ कहीं पे ये आएगा इंडिया का प्लेट, और अगर ऊपर का सरफेस वीक हुआ तो इस सरफेस को तोड़कर ये लावा ऊपर आ जाएगा। लावा ऊपर आएगा तो ये चद्दर की तरह इस प्रकार फैल जाएगा और ये लावा प्लेट्यू फॉर्म करेगा। फिर जब धीरे से ये प्लेट इससे आगे निकल जाएगी तो इस पे इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी ऊपर लावा आ चुका है, वो जो यहाँ पे प्लेट्यू बना चुका है, जो चद्दर बिछा चुका है, वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करेगा। इसीलिए हमारे सामने लावा प्लेट्यू आते हैं और यही हमको डेक्कन लावा प्लेट्यू में देखने मिलता है। फिर दोस्तों अगर इस प्रकार का सवाल आता है कि किस किस प्रकार के वोल्केनो होते हैं, तो एक तो शील्ड वोल्केनो होते हैं जो सबसे बड़े, सबसे ह्यूमंगस, सबसे लार्ज वोल्केनोज होते हैं। एक होते हैं कॉम्पोजिट वोल्केनोज। फिर एक होता है काल्डेरा जो कि सबसे एक्सप्लोजिव होते हैं। इनफैक्ट काल्डेरा के बारे में तो ये कहते हैं कि वो इतनी एक्सप्लोजिवनेस के साथ फूटते हैं, इतना भयंकर ज़बरदस्त धमाका करते हैं कि जो वोल्केनो की दीवारें हैं ये टूट के उसके अंदर ही गिर जाती हैं। तो दोस्तों जो आपको वोल्केनो अभी इस प्रकार से दिख रहा है, होगा ये कि इतना भयंकर तरीके से वो विस्फोट करेगा कि ये जो दीवारें हैं ये टूट के ऐसे अंदर की तरफ गिर जाएंगी। तो आपको कुछ इस प्रकार की आकृति दिखेगी। इसको हम लोग दोस्तों काल्डेरा कहते हैं। आमतौर पर जब बारिश होती है या किसी और वजह से यहाँ पे पानी भर जाता है तो इसको हम काल्डेरा लेक भी कहते हैं। फिर डोम का मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से कुछ ये शेप अक्वायर करता है। ये तब बनता है जब लावा बहुत दूर तक जा नहीं पाता, क्योंकि लावा गाढ़ा होता है तो जहाँ से वो निकलता है उसी के आसपास वो जम के रह जाता है, तो वो ऐसा डोम की आकृति बनाता है। फिर जब लावा बहुत पतला होता है तो वो दूर दूर तक जाता है और चद्दरों की तरीके से ऐसे बिछ जाता है, और यहाँ पे वो एक प्लेट्यू का निर्माण करता है। इसको हम लोग लावा प्लेट्यू बोलते हैं। या फिर ये अगर प्लेट्यू का निर्माण नहीं करेगा तो ये फ्लोर का निर्माण करेगा। उस केस में ये ओशियन फ्लोर भी बना सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार के दोस्तों वोल्केनोज होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये आकृति बनाते हैं, ये एक वोल्केनो मैंने आपको बताया था। कई बार ऐसा होता है कि अंदर ये जम जाते हैं तो इस सिल बनाते हैं, डाइक बनाते हैं, और उसके अलावा लैकोलिथ बनाते हैं। फिर कोन्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ये होता है सिंडर कोन। तो ये सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हिंद महासागर से संसाधनों का जब दोहन किया जाता है और जब उसका उपयोग किया जाता है तो उसके साथ कई सारी पारिस्थितिकीय समस्याएं भी आती हैं। आपको उन्हीं समस्याओं पे प्रकाश डालना है, यानी कि कीवर्ड हो गया प्रकाश डालना है यहाँ पे, या फिर हाईलाइट। तो आप यहाँ पे अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम के बारे में बता के। फिर आप इस बात को एक्सेप्ट करें, इस बात को एक्नॉलेज करें कि जो कोस्टल इकोसिस्टम है या मरीन इकोसिस्टम है अब ये डिग्रेडेशन फेस कर रहा है, यानी ये दूषित होता जा रहा है। फिर आप बताएं कि किस प्रकार से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहा है, कैसे यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है और रिसोर्स के यूटिलाइजेशन से कैसे इस क्षेत्र की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों इसको शुरू करने के लिए हम सबसे पहले हमारे मरीन और कोस्टल इकोसिस्टम के बारे में कुछ बातें बताएंगे। भाई भारत के समुद्री और तटीय इकोसिस्टम में रेतीले समुद्र तट, खाड़ियाँ, उसके अलावा क्रीक्स, एस्चुरीज, मैंग्रोव्स ये सब मिलते हैं। हालांकि अभी देखा ये जा रहा है कि ये सब पारिस्थितिकी तंत्र विकास संबंधी गतिविधियों की वजह से, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की वजह से अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भूमिका आपने ये बता दी कि आप आगे अपने उत्तर में इन समस्याओं के बारे में लिखने वाले हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया है। हमने बताया कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज होता है या फिर जो घरों से सीवरेज
या फिर सॉलिड वेस्ट निकलता है और उसका अच्छे से प्रबंधन नहीं होता है तो डायरेक्टली वो जाके नदी या किसी वाटर बॉडी में मिल जाता है। जब यह जल निकायों में प्रवेश कर लेता है तो वह वहाँ के जल को प्रदूषित कर देता है। इनफैक्ट कभी कभी ये जो कचरा है ये इतना ज़्यादा जहरीला होता है कि ये उसमें रहने वाली जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी अफेक्ट करता है। तो ये पहला जो आपने बता दिया, ये आपने बता दिया पॉल्यूशन। और वो कैसे हो रहा है? इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, घरों से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, जो सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, उसके बेहतर प्रबंधन ना होने की वजह से ये पॉल्यूशन कॉज होता है। फिर हम दूसरा बताएंगे कैसे डेवलपमेंट या विकास इस क्षेत्र को प्रभावित करता है, इसको दूषित करता है। दोस्तों अगर हम हिंद महासागर की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे बंदरगाहों का निर्माण हो रहा है, रोड का निर्माण हो रहा है, आजकल एक्वा कल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा है, आए दिन बिल्डिंग्स बनती चली जा रही हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है। तो हो ये रहा है कि इतना सब बनाने के लिए आपको ज़मीन तो चाहिए, तो ज़मीन कहाँ से मिलेगी? जो कोस्टल एरियाज़ हैं देखा जाता है कि उन पे एनक्रोचमेंट कर लिया जाता है। जैसे जैसे ये कोस्टल एरियाज़ को एनक्रोच करेंगे आप, तटीय क्षेत्रों पे आप अतिक्रमण करके उसके ऊपर विकास संबंधी कोई चीज़ बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, तो मैंग्रोव्स का, वेटलैंड्स का, कोरल रीफ्स का, इनका जो हैबिटेट है, इनका हैबिटेट नष्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ये सुविधाएं हमको देते हैं, जो बेनिफिट्स हमको इनसे मिलते हैं, वो मिलना बंद हो जाएंगे। उसके अलावा कई फिशिंग प्रैक्टिसेस इतनी डिस्ट्रक्टिव होती हैं जिससे वहाँ की पूरी मरीन लाइफ अफेक्ट होती है। कई बार डायनामिट या फिर पॉइजन का इस्तेमाल किया जाता है तो वो पोल्यूशन भी कॉज करता है और वहाँ के जो मरीन ऑर्गेनिज्म है, जो वहाँ की मरीन लाइफ है, जो समुद्री जीव जंतु है, जो उनकी जैव विविधता है, ये उसको नष्ट कर सकता है। उसके अलावा कोरल माइनिंग हो रही है कंस्ट्रक्शन पर्पजेस के लिए, प्रवाल का खनन हो रहा है निर्माण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, और ये भी एक चिंताजनक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। तो आप बता रहे हैं किस तरीके से ओशियन में मौजूद रिसोर्सेज को निकाला जा रहा है, उनका दोहन हो रहा है, और कैसे हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कैसे उनका शोषण कर रहे हैं, कैसे उनको विलुप्त होने की कगार पर धक्का मार रहे हैं। फिर दोस्तों जो समुद्री प्रदूषण है उसमें अधिकांश कचरा भूमि आधारित गतिविधियों से ही आता है। हालांकि इसमें समुद्री परिवहन भी एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन भूमि आधारित गतिविधि जो हैं वो मेजर रोल प्ले करती हैं। कई बार नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से भी कई सारी जो स्पीशीज़ हैं वो प्रभावित होती हैं, जैसे कि एग्जांपल ट्यूना फिश, वेल्स, शार्क्स, ये नॉइज़ पोल्यूशन के चलते और लाइट पोल्यूशन के चलते बहुत प्रभावित होती हैं। अब ये नॉइज़ पोल्यूशन और लाइट पोल्यूशन का स्रोत क्या हो सकता है? भाई आजकल हम लोग समुद्र के नीचे भी माइनिंग करने लगे हैं, सरफेस वेसल्स नीचे जाने लगे हैं, जिसकी वजह से जो माइनिंग से होने वाली नॉइज़ है, जो लाइट है, उससे कई सारे समुद्री जीव जंतु बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा कई बार अगर कोई समुद्री परिवहन के दौरान एक्सीडेंट हो जाता है और मान लीजिए वो शिप जो है वो तेल ले जा रही हो, तो अगर ये ऑयल टैंकर का किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट होता है तो पूरी समुद्री सतह पर तेल का रिसाव हो जाता है और ये एक चिंताजनक विषय बन जाता है। फिर जलवायु परिवर्तन तो एक कॉज है ही, उसको तो डिफ़ॉल्ट आपको हर जगह लिखना ही है। इसके परिणाम स्वरूप भी समुद्री स्तर बढ़ रहा है, समुद्र के सतह पर तापमान में वृद्धि हो रही है, महासागरों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी समस्याएं हैं जो इस हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करने के पीछे जिम्मेदार हो सकती हैं। तो इसीलिए समय की मांग तो भाई ये है कि इस तरह की समस्याओं का तत्काल समाधान निकाला जाए। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर रिवर्स माइग्रेशन के बारे में पूछा गया है, यानी विपरीत प्रवास क्या है। और दोस्तों ये क्वेश्चन इसी वजह से पूछा गया था क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान इसका ट्रेंड एकदम से बहुत ज़्यादा देखा गया था। तो ये करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन था जो उस समय घट रही गतिविधियों की वजह से आपके पेपर में आया था। इसमें दोस्तों पूछा गया आखिर रिवर्स माइग्रेशन होता क्या है और अर्थव्यवस्था पे इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, साथ ही सोशल ऑर्डर पे इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। और भाई जो ये पूरी बात आपको करनी है ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में करनी है, कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान, यानी कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो कोई कीवर्ड है नहीं, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। और जैसा कि सवाल में स्वयं पूछा गया है, आप इसको परिभाषित करके इसके डेफिनेशन दे के अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। आपको बताना है कि विपरीत प्रवास होता क्या है, उसको कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं। फिर इस बिंदु को
कोविड-19 के दौरान यूपी द्वारा अनुभव किए गए विपरीत प्रवास से जोड़ें। अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए यहाँ पे आप डेटा का उपयोग कर सकते हैं। अंत में आप इस तथ्य से जोड़कर अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं कि इसने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो दोस्तों, जब आप इस उत्तर को शुरू करेंगे तो आप ये लिख के शुरू कर सकते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है। आप लिखेंगे, जब भी प्रवासी मजदूर और श्रमिक आजीविका के अवसरों के अभाव के कारण वापस अपने मूल स्थान पर लौट जाते हैं, जो उनका घर है वहाँ पे लौट जाते हैं, क्योंकि जिस जगह पे वे काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको आजीविका के अवसर मिल नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार का जो माइग्रेशन होता है इसको विपरीत या रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। इसको आप दोस्तों ऐसे समझिए, जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई ये तो है ग्रामीण इलाका यानी रूरल एरिया, ये अर्बन एरिया, और यहाँ पे क्या है, अवसर बहुत ज़्यादा हैं रोज़गार के, तो लोग इसी बात से आकर्षित होकर रूरल एरिया से वापस आ जाते हैं, मतलब आ जाते हैं ग्रामीण, माफ़ कीजिएगा, शहरी इलाकों में। तो ये जो हो रहा है इसको आप कहते हैं माइग्रेशन या फिर प्रवास। अब अगर इसी का विपरीत होने लगे कि लोग वापस शहरों से गाँव की तरफ जाने लगे तो उसको आप कहेंगे विपरीत प्रवास। अब ये होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो जो रह रहे हैं तो उनको कुछ खर्चा चाहिए रहने के लिए। अगर महीने के उनको 10,000 रुपये चाहिए तो वो उनको चाहिए ही, और अब अगर जॉब्स उनके पास नहीं है, जैसा कि कोविड-19 में देखा गया था, जाने कितने लोगों की जॉब चली गई थी, तो उस कारण वो 10,000 रुपये वो जुगाड़ पाएंगे नहीं, अल्टीमेटली यहाँ पे रह पाएंगे नहीं, तो वो वापस अपने मूल स्थान की ओर पलायन कर जाते हैं, और इसको हम कहते हैं विपरीत प्रवास। अब भाई कोविड-19 के दौरान करीब 12 लाख लोग ऐसे थे जो वापस उत्तर प्रदेश में आ गए दूसरे क्षेत्रों से। तो आप समझिए, एकदम से जब इतनी जनसंख्या वापस आ जाएगी तो सरकार के ऊपर कितना दबाव पड़ेगा। अब उसके सामने 2 चुनौतियां थी टैकल करने के लिए। सबसे पहले तो जो इतने सारे लोग आए हैं इनकी आजीविका की व्यवस्था करना, इनके लिए लाइवलीहुड की कोई व्यवस्था करना, और दूसरा उस समय चल रही कोविड महामारी से निपटना। तो इसने सरकार की जिम्मेदारियों को बढ़ा दिया, उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ा दिया, उसकी चिंताओं को बढ़ा दिया। आजीविका चलाने के लिए सरकार को कई प्रकार की सब्सिडीज़ देनी पड़ी, सरकार को कई सारे इंसेंटिव्स देने पड़े, जैसे कि कई जगह पे फ्री में राशन दिया गया। तो इससे जो सरकारी खजाना है, जो सरकार की वित्तीय व्यवस्था है, उसके ऊपर बोझ बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें आप अपने उत्तर में दोस्तों लिख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने रिवर्स माइग्रेशन को डिफाइन किया है। क्या है भाई? जब माइग्रेंट लेबर या फिर वर्कर्स वापस अपने नेटिव जगह पर, नेटिव प्लेस पे जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए इनफ अवेलेबल नहीं होती, तो उसको रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। यही चीज़ आप यहाँ पे देख पाएंगे। आजीविका के अवसरों की अनुपलब्धता की वजह से प्रवासी मजदूर और श्रमिक वापस अपने मूल स्थान पर जाने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति को आप विपरीत प्रवास कहते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान कई हिस्सों में इस प्रकार की परिस्थिति देखी गई थी, और उत्तर प्रदेश में तो खास करके इसकी बहुत बड़ी मात्रा में प्रेवलेंस देखी गई थी। करीब 12 लाख से ज़्यादा लोग वापस अपने क्षेत्र में आए थे, उत्तर प्रदेश में आए थे, जब नेशन वाइड लॉकडाउन लग गया था। तो ये जो रिवर्स माइग्रेशन देखा गया था कोविड-19 के दौरान, इसने सरकार के लिए कई सारी चुनौतियां उत्पन्न कर दी। विपरीत प्रवास के कारण जनसंख्या का दबाव जो है वो बढ़ गया था। स्पेशली सब लोग क्या वापस गांव में चले गए, वह अपने खेती बाड़ी करने लगे, तो कृषि के क्षेत्र द्वारा इसको वहन किया गया। फिर उसके बाद इसने प्रशासन पर भी बहुत दबाव डाल दिया। प्रशासन को सबकी आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग अवसर, अलग अलग इंसेंटिव्स देने पड़े। जनसंख्या के दबाव के कारण उत्तर प्रदेश को 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो आजीविका के आपको अवसर प्रदान करने हैं, दूसरा कोविड-19 को भी आपको रोकना है, उससे आपको लड़ना है। उसके अलावा ये देखा गया कि जो डेमोग्राफिक कैरेक्टर है उसमें ज़्यादा बदलाव आया था रूरल एरियाज़ में या फिर ग्रामीण इलाकों में। अब भाई सीधी सी बात है, ऐसे मजदूर ज़्यादातर गाँव में रहते हैं, तो वह अपने घर में आ जाएंगे, क्योंकि उनको इतना पैसा मिलेगी नहीं कि वो किसी शहर में रह पाएँ। तो ग्रामीण इलाके में जनसंख्या बढ़ जाएगी। वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्रामीण परिवारों के घर में कुछ अतिरिक्त सदस्य बढ़ जाएंगे, जिन्हें पोषण देने के लिए, जिनकी देखभाल करने के लिए ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। जो भी ऐसी व्यवस्था है या अर्थव्यवस्था के जो ऐसे पहलू हैं जो प्रेषण पर निर्भर करते हैं, वो अस्थायी रूप से मंदी से जूझेंगे। इसके अलावा स्थानीय श्रम बाजारों में प्रवेश करने वाले विशाल प्रवासी जब होगा, तो वहाँ पे जो ऑलरेडी अवसर होंगे लोअर स्ट्राटा के लिए, गरीब वर्गों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए, वो हो सकता है उनसे छिन जाएं, क्योंकि बाहर से एक बहुत बड़ा कार्यबल आ रहा है, वर्कफोर्स आ रही है जो खुद कार्य के अवसर तलाश रहे हैं। तो जो यहाँ पे ऑलरेडी अवसर मौजूद होंगे वो भी छिन सकते हैं इस कमज़ोर वर्ग से।
तो इनके लिए तो और ही बुरी मार पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर बना सकते हैं। फिर चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे ग्लेशियर का क्या रोल होता है अलग अलग लैंडफॉर्म्स को शेप करने में हाई माउंटेन एरियाज में, ये आपको डिस्क्राइब करना है। तो आपको जो कीवर्ड हो गया वो हो गया डिस्क्राइब। तो आपको उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में बात करनी है यहाँ पे, और हिमनदों की भूमिका बतानी है। यहाँ जो आपका कीवर्ड हो गया वो हो गया वर्णन करना। तो दोस्तों अपने उत्तर की शुरुआत आप ये लिखते हुए कर सकते हैं कि जैसे जैसे एक हिमनद आगे बढ़ता है, ग्लेशियर आगे बढ़ता है, वह अलग अलग प्रकार की भू आकृतियों का फॉर्मेशन करता चला जाता है। फिर आप बता सकते हैं ये किस प्रकार होता है, और इसी चीज़ को कनेक्ट करते हुए यहाँ पे आप विस्तार से बताएं कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भू आकृतियों को आकार देने के लिए हिमनद क्या भूमिका निभाते हैं, और यहाँ पे आप उदाहरण भी दें जिससे कि आपका उत्तर मजबूत बन सके। तो दोस्तों यही चीज़ देखते हैं। हम यहाँ पे इस बात को लिखते हुए अपना उत्तर शुरू करेंगे कि जैसे जैसे कोई भी ग्लेशियर आगे बढ़ता है वो अलग अलग भू आकृतियों को आकार देता चलता है। इनफैक्ट आप ये लिख सकते हैं ना केवल वो अंतर्निहित चट्टानों को आकार देते हैं बल्कि अपने साथ खंडित सामग्री भी आगे लेके जाते हैं। ग्लेशियर के जो वजन होते हैं उसके कारण इसका जो मूवमेंट है, ग्रेजुअल जो गति है, और जिस प्रकार से ये वहाँ के लैंडफॉर्म को शेप करता है वो प्रभावित कर सकता है। यानी वजन से ये सब चीज़ें प्रभावित होती हैं। अब दोस्तों यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। मान लीजिए कोई उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, तो उसमें मान लीजिए ग्लेशियर इस प्रकार से नीचे की तरफ चल रहा है। तो जब ये नीचे चलेगा तो ये वहाँ की आइस को इरोड करता चलेगा, और जो यहाँ पे चट्टानें होंगी उनको तोड़ता चलेगा, लेकिन तोड़ने के साथ ही वो अपने साथ साथ उन चट्टानों को आगे लेता चलेगा। फिर यही चट्टानें आगे जाके किसी अन्य स्थान पर हिमनद जमा कर देंगे, और उसी से अलग अलग प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। भाई एग्जाम्पल के तौर पे आप स्विट्जरलैंड यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ पे ऐसे लैंडफॉर्म का एक उल्लेखनीय उदाहरण है मैटरहॉर्न, जो हिमनदों के शरण से बना होता है। इसके अलावा और भी चीज़ें बनती हैं जैसे कि ग्लेशिएटेड वैली या फिर हॉर्न्स, जो इरोजनल टाइप ऑफ लैंडफॉर्म में आते हैं, या फिर ये महत्वपूर्ण प्रकार के अपर्दन भू आकृतियों में आते हैं। और ये तब बनता है जब कोई ग्लेशियर या कोई हिमनद अपने नीचे के स्थल को काटता चला जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप से जो सेडिमेंट्स होते हैं उनके आधार पर उनके थ्रू भी विभिन्न प्रकार के स्थल रूप बनाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने से बजरी के टीले, छोटी चट्टान, मिट्टी, रेत ये सब जमा हो जाते हैं, और इस प्रकार की भूआकृति मिट्टी और चट्टान द्वारा निर्मित होती है, जो कि ग्लेशियर द्वारा लाया गया हो जब वो मूवमेंट कर रहा था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ झीलें भी बनती हैं, और ये तब बनती है जब हिमनद का कोई एक हिस्सा टूट कर नीचे गिर गया हो। जब वो नीचे गिरेगा और पिघल जाएगा, और वो जो भूमि में अवसाद छोड़ता है उसमें धीरे धीरे पिघल के वह पानी भर देता है, जिसकी वजह से कैटल लेक्स का निर्माण होता है। फिर कुछ ड्रमलिन्स भी यहाँ पे बनाए जाते हैं हिमनदों द्वारा। ये सेडिमेंट्स से बनते हैं, ये टीयर ड्रॉप की शेप के होते हैं, इस प्रकार के ये होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ये जो ड्रमलिन है ये इस प्रकार से टीयर ड्रॉप की शेप का है, और ये जो सेडिमेंट्स लाए गए हैं इस ग्लेशियर द्वारा, इस हिमनद द्वारा उससे बनाए गए हैं। फिर कैटल लेक जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये जो हिमनद है इसका एक हिस्सा टूट के नीचे गिर गया था। नीचे गिरने की वजह से उसने यहाँ पे मान लीजिए ऐसा गड्ढा कर दिया था। अब वो हिस्सा जब समय के साथ पिघलता है तो वो वहाँ पे पानी भर देता है, और यहाँ कैटल लेक का निर्माण होता है। फिर जो ये आप समझिए साथ में सेडिमेंट्स लेके आ रहा है, जब उसको जमा करता जाता है तो मोरेन्स का निर्माण होता है। एक लेटरल मोरेन है, एक मीडियल मोरेन है। मीडियल जो है वो बीच में जब इस प्रकार से सेडिमेंट जमा होते हैं किसी हिमनद के, तो वो मीडियल होता है, यानी बीच का, मध्य का। और जो कोने में ऐसे सेडिमेंट जमा होते हैं या चट्टानों के छोटे छोटे टूटे हुए अवशेष जमा होते हैं, तो उसको लेटरल मोरेन हम लोग कहते हैं। उसके अलावा इस प्रकार से आउटवॉश प्लेन भी बनाते हैं। ड्रमलिन मैंने आपको बना ही दिया। और देखिए कई बार क्या होता है, जहाँ पे ये ग्लेशियर ख़त्म होता है कुछ सेडिमेंट उसके आगे जाके भी ऐसे जमा हो जाते हैं, और ये जो सेडिमेंट्स जमा होते हैं ये बनाते हैं टर्मिनल मोरेन। यानी आपको तो याद ये रखना है कि जो मोरेन्स बनेंगे वो सब सेडिमेंट से बनेंगे, जो सेडिमेंट्स हिमनदों द्वारा लाए गए हों। और दोस्तों ये जो ड्रमलिन्स हैं ये हिमनद के प्रवाह की दिशा के समांतर होते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अपना ये डिस्कशन समाप्त करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम आगे के पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।